दी मोस्ट वेलकम एस्पिरेंट। तो स्वागत है आपका आपके स्पेशल लर्निंग क्लासेस में। आई होप सो ऑल फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर एस्पिरेंट, टॉप 10 जीएसजी के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि आज आपका है डे 12। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सारे आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से लिए गए हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ाते हैं आज के सीरीज को। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। तो आपको बताना है सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया है वासुदेव कानव। वासुदेव कानव गलत होता है। वासुदेव कानव किस चीज़ का फाउंडेशन किया था? तो इन्होंने किया था कानव डायनेस्टी का। तो ये आपको याद रखना है, कानव डायनेस्टी के लिए वासुदेव कानव। सेकंड ऑप्शन दिया है सिमुक। सिमुक आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन सिमुक। सिमुक ही फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी था। सातवाहन डायनेस्टी से आपको एक बात और याद रखना है, सातवाहन डायनेस्टी ने ही लैंड ग्रांट सिस्टम शुरू हुआ था, ब्राह्मण को देने वाला सिस्टम। ओके, इन्होंने ही शुरू किया था। जो लैंड ग्रांट ब्राह्मण को दिया जाता था वो सातवाहन डायनेस्टी में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मिनेंदर। मिनेंदर कौन था? तो मिनेंदर से आपको याद रखना है ये इंडो ग्रीक रूलर था। इंडो ग्रीक, ओके, इंडो ग्रीक रूलर था और ये मिलिंद नाम से फेमस था। ओके, तो ये आपको याद रखना है मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखते हैं। ऑन विच डेट द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज़ द लार्जेस्ट। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन से डेट पर डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज़ द लार्जेस्ट। मतलब कहने का मतलब जो लेंथ ऑफ डे होता है और लेंथ ऑफ जो नाइट होता है, किन दिनों इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है आपका जून 21 और दूसरा दिया दिसंबर 22। दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट बनते हैं। जून 21 और दिसंबर 22 को आपको डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आपको लार्जेस्ट दिखेगा। अच्छा, इन दिनों ऐसा क्या होता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इन दिनों जो सन साइंस वो डायरेक्टली फॉल होता है आपका ट्रॉपिक्स पे, तो इसलिए ऐसा होता है इन दिनों में। और इन दिनों को क्या कहते हैं? इन दिनों को सॉल्स्टिस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सॉल्स्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू दी टू सेक्ट नोन एज। मतलब जैनिज्म कौन से दो सेक्ट में डिवाइड हुआ था? तो ये आपका है श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हुआ था। अच्छा, श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर आपके जो वाइट क्लॉथ पहनते थे, ये इनकी पहचान थी, वाइट क्लॉथ पहनते थे। और दिगंबर नेक्ड रहते थे, मतलब ये कोई क्लॉथ नहीं पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज ब्रेक डाउन फीवर। सॉरी, ये फीवर होगा और यहाँ पे होगा ये व्हाट इज ब्रेक डाउन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। ब्रेक डाउन फीवर कॉमनली क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है, डेंगू को ही ब्रेक डाउन फीवर कहा जाता है। अच्छा, इसे ब्रेक डाउन फीवर क्यों कहा जाता है? तो जिसको डेंगू होता है जनरली उसमें उसको मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन और बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन्स होता है, सीवियर पेन उनको देखने को मिलता है, इसलिए इसे ब्रेक डाउन फीवर भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय। मतलब जो हमारे भारतीय संविधान का स्रोत है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है? तो ये आपका होगा, पहला ऑप्शन दिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गलत। दूसरा दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट, गलत। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। तो ये आपको याद रखना है 1935। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मतलब प्रिंट ही नहीं हुआ है, मिसप्रिंट क्या कहें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपना जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान था इंडिया में वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल गलत बनता है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन आपका था लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इसको याद रखना है, लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आपको याद रखना है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके,
तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया आपका लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं पे पूछ लिया जाए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आपके हो जाएंगे सी राजा गोपालाचारी। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि इंडियन हो तो सी राजा गोपालाचारी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन कुछ ही समय के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। उनके कुछ ही मतलब शायद 8-9 महीने बाद उनको रिजाइन देना पड़ा था। उसके बाद सी राजा गोपालाचारी बने थे आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया आपका जवाहरलाल नेहरू। यस, जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर बनता है। जवाहरलाल नेहरू ने ही 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट इंडिया में दिया था। ओके, तो ये आपको याद रखना। कौन थे जवाहरलाल नेहरू? तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इंदिरा गांधी कौन थी? तो इंदिरा गांधी थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी से आपको क्या याद रखना है, इन्हीं के समय में आपका इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 में भारत में। ओके, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो ये सेकेंड पीएम ऑफ इंडिया। ओके, सेकेंड पीएम ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने किस लिए जाने जाते हैं? तो ये वाइट रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो मिल्क का प्रोडक्शन था उस पर ज़्यादा जोर दिया था, मिल्क का प्रोडक्शन और यूज पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इकोनॉमिक प्लान इज ए सब्जेक्ट ऑफ। ओके, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग आपके कौन से लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है कि स्टेट लिस्ट में आता है, करंट लिस्ट में कि अनस्पेसिफाइड एनी लिस्ट, किस में आता है? तो ये आपका बनता है आपका यूनियन लिस्ट में आपका आता है। ओके, यूनियन लिस्ट में। अच्छा, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो ये आपको याद रखना है, जो भी सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं वो आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, तो ये सारे आपके यूनियन लिस्ट में आएंगे जो कि नेशनल सब्जेक्ट के पर आधारित हो। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? तो स्टेट लिस्ट में आपको याद रखना है आपका क्या क्या आता है। स्टेट लिस्ट में आपका आ जाएगा जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो स्टेट का या फिर लोकल का इंटरेस्ट हो, तो वो आपका आ जाएगा इन द स्टेट लिस्ट। इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे आ जाएंगे। जैसे कि पुलिस हो गया, वो आपका स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। और कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है? कंकरेंट लिस्ट में आपका वो आएगा जो सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हो, जो कि बोथ स्टेट और सेंटर दोनों की कॉमन इंटरेस्ट में आपका आता हो। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट आपका आ जाता है आपका करंट लिस्ट में। फॉरेस्ट और ट्रेड भी आपका आता है करंट लिस्ट में। ओके, तो पहले यूनियन लिस्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following waves that used to detect the obstacle in their flying path? मतलब कोई फ्लाइंग पाथ में ऑब्स्टिकल को पहचानने के लिए कौन सी रेज का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव नहीं, इंफ्रारेड वेव किस लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंधेरे में भी कैमरे फ़ोटो खींच लेते हैं, लोगों को कैद कर लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड वेव की वजह से। तो याद रखना है, मेनली ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो सारे मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही सारे 7 प्रकार के वेव जाते हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो, सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। अल्ट्रासोनिक वेव ही आपका यूज होता है ऑब्स्टिकल को पहचानने के लिए, फ्लाइंग पाथ के रास्ते में, मतलब कोई फ्लाइंग हो रहा है उसके रास्ते में पहचानने के लिए, ऑब्स्टिकल को पहचानने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। वही रेडियो वेव्स का किस लिए यूज होता है? तो रेडियो वेव्स आपका कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए जनरली यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि आइनोस्फीयर में आपका रेडियो वेव्स भेजे जाते हैं यहाँ से, जिससे कि वो वापस टकरा के आता है, जिसके वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्रास? तो ब्रास का कॉम्पोजिशन आपको बताना है। तो ब्रास का कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉपर एंड जिंक। आपको बिल्कुल याद ही रखना है, इसको रट लीजिए। कॉपर एंड जिंक आपके ब्रास के कॉम्पोजिशन होते हैं।
वहीं पे कॉपर एंड स्टेनम किसके होते हैं, तो ये होते हैं ब्रॉन्ज। ओके, ब्रॉन्ज। ओके, तो ये आपको याद रखना है, कॉपर एंड स्टेनम ब्रॉन्ज के होते हैं। वहीं पे पूछ लिया जाए कॉपर जिंक निकल, तो ये आपके होते हैं जर्मन सिल्वर की कॉम्पोजिशन। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, थ्रू विच सिस्टम द डाटा बाय मीन्स ऑफ द टेलीफोन एंड विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सिग्नल आर ट्रांसपोर्टेड। ओके, तो ये आपको पूछा जा रहा है कि मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी आप टेलीफोन से कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपका मॉडम के यूज़ के द्वारा होता है। मॉडम का यूज करके, इतना बड़ा डिवाइस होता है, आपने देखा होगा। ओके, उसमें आप सिम कार्ड डाल देते हैं, उसके बाद उसे कंप्यूटर के CPU में आप लगा देते हैं, या लैपटॉप के जो जैक होते हैं जिसमें लगाने के लिए स्पेस दिया होता है USB वाला, उसमें लगाने के बाद आप वहाँ से आप डाटा प्राप्त कर पाते हैं कंप्यूटर में। तो ये आपको याद रखना है मॉडम के उपयोग से। दोस्तों, आज का टॉप 10 GSG के क्वेश्चन सीरीज खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आई होप्स आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।